मोहम्मद बिन जायद बहुत ही शातिर आदमी थे। ये बिल्कुल MBS जो है वो अपने लड़कपने में थे। तो जाहिर है कि उनको बहुत मैनिपुलेट किया गया। MBZ ने अपने मफादात को सर्व करने के लिए MBS को और उसके थ्रू सऊदी अरब को उन्होंने मैनिपुलेट। सऊदी ये मानता है कि उसके इकोनॉमिक वेलबींग के लिए यमन के जो जजायर हैं और यमन का जो साहिल है उस पे उनका कंट्रोल रहना जरूरी है, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड सऊदी अरब कर रहा है अपने पोर्ट्स के थ्रू, वो महफूज वहां पे रह सके। अभी मैं इसको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्रिडिक्शन करूं तो ये मजीद अभी खराब है। इसमें सुधार की तब तक गुंजाइश नहीं है जब तक UAE अपने आप इसमें यानी अपना रोल जो है वहां से रिवर्स ना करे। ये जो UAE ने कहा है ना कि हम अपने सैनिक बुला लिए हैं, ये आंख में धूल झोंकना। जब सोसाइटी डेवलप होती है, डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाती है, तो कल्ट फॉलोइंग कम होती जाती है और वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पार्टीज जो हैं, जो महाज हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। वो मलेशिया में नजर आ रहा प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। सौरभ साहब, मैं आपसे सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात की कशीदगी से मुतालिक सवाल पूछना चाहता हूँ। बज़ाहिर ये तासुर दिया गया है कि सऊदी अरब ने अमाराती जहाज़ को निशाना बनाया और इसके जवाब में मुत्तहदा अरब इमारात ने यमन से अपनी फौजें वापस बुला ली, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। क्या ये लड़ाई फौजी तसादुम से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इख्तलाफात है? है। तो जी सर। इसमें थोड़ा सा पीछे हमें जाना होगा, क्योंकि अगर आप अभी के जो मिलिट्री एक्टिविटीज पिछले 2 महीने के आप देख रहे हैं, वो एक बहुत पुराने रिश्ते में खटास आने का परिणाम है। वो रीजन नहीं है, वो बेसिकली रिजल्ट है। हमारे दर्शकों को पता होगा, जिस समय MBS ने तख्ता पलट की वहां पे और अपने आप को जबरदस्ती सऊदी का क्राउन प्रिंस घोषित करवा लिया, तो उस समय उनकी डिपेंडेंसी जो UAE के हेड हैं MBZ, उनके ऊपर बहुत ज्यादा थी। मोहम्मद बिन जायद बहुत ही शातिर आदमी थे। ये बिल्कुल MBS जो है वो अपने लड़कपने में थे। तो जाहिर है कि उनको बहुत मैनिपुलेट किया गया। MBZ ने अपने मफादात को सर्व करने के लिए MBS को और उसके थ्रू सऊदी अरब को उन्होंने मैनिपुलेट किया। यमन में प्राइमरी लड़ाई जो अंसारुल्लाह है, हुतीज है, उनके खिलाफ लड़वाया इनको, और नए एरियाज पे कब्जा UAE करता गया। और भी जो दूसरे शोबे थे, उसमें ये देखने को मिला कि दोनों मतलब एक तरीके से मैनिपुलेट करके सऊदी अरब को उसके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करवाया गया, UAE ने करवाया। तो इससे दोनों में इख्तलाफ हुआ। अब ये समझते समझते MBS जो यानी जब एक्चुअली में वो जवान, हाँ जवान एक तरीके से हुए, यानी मेंटली जब जवान हो गए, तो अब उनको ये लगा कि अच्छा ये तो उनके साथ में यानी मैनिपुलेट उनको किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक डिस्टिंक्ट पॉलिसी बनानी शुरू की। जैसा आपने नोटिस किया होगा, जब अरामको के रिफाइनरी पे हमला किया था अंसार अल्लाह ने, उसके बाद से सऊदी अरब यमन की लड़ाई से बाहर निकल आया। उसको समझ में आ गया कि यहाँ प्राइमरी फोकस जो है वो UAE और इसराइल का जो एक महाज है, जो यहाँ पे यमन में काम कर रहा है, उसके उसमें उस शतरंज की उस पे बिसात पे सऊदी अरब एक महज जो है वो प्यादा एक गोटी बन के रह गया है। तो उसने अपने आप को वहां से विड्रॉ किया, और उसके बाद हमने देखा कि यमन में 3 पार्ट लड़ाई शुरू हो गई। यानी नॉर्दर्न यमन का इलाका प्राइमरली अंसारुल्लाह के कब्जे में है, हूथीज के कब्जे में है, लेकिन सदर्न यमन के कुछ इलाके जो हैं, उसमें सऊदी सपोर्टेड रूल भी था और UAE सपोर्टेड जो वहां पे मिलिशिया थे वो काम कर रहे थे। एक जमाने में ये दोनों हूथीज के अगेंस्ट में काम करते थे, अब ये एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। ये जो आपने लेटेस्ट जो लड़ाई देखी है, ये यूं हुआ है कि वहाँ वादी हरमौत वादी एक इलाका है जिसको वादी हदरमौत कहते हैं। वो हदरमौत का जो इलाका है, वहाँ पे UAE सपोर्टेड जो ट्राइबल जो ट्रांजिशनल काउंसिल है, उसको साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल भी कहते हैं,
उसके लड़ाकों ने उनके कई इलाकों पे कब्जा कर लिया। ये वो इलाका था जहां सऊदी सपोर्टेड ग्रुप जो है वो ऑलरेडी एक्टिव थी, सत्ता में थी। और जब इन्होंने हमला किया, जिसमें से कि वादी खरद और गैल बिन यमीन का इलाका है जिसमें इनके फोर्सेस एंटर कर गई, तो वहां जो सऊदी सपोर्टेड जो रूलर थे, जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है कि वो यमन के सही, यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत है, उनको वहां से भागना पड़ गया। उनके भागने के बाद उस इलाके पे ये सऊदी ने हमला किया है, और जिस हमले के बाद ये जो वादी खरद और गैल बिन यमीन का इलाका है, वहां से इन्होंने जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है यूएई सपोर्टेड, उनको बाहर खदेड़ दिया है। और यूएई के सोल्जर्स वहां वापस वहां से भाग के आ गए हैं। जो शिप्स जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, ये वही शिप्स थे जो यूएई ने, जिससे रसद और असलहे जो है वो भेजा था सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। तो अब साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यमन सऊदी अरब के लिए क्यों इतना अहम है। देखें, यमन को सऊदी अरब अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। यानी सऊदी ये मानता है कि उसके इकोनॉमिक वेलबींग के लिए यमन के जो जजायर हैं और यमन का जो साहिल है उस पे उनका कंट्रोल रहना जरूरी है, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड सऊदी अरब कर रहा है अपने पोर्ट्स के थ्रू, वो महफूज वहां पे रह सके। प्राइमरी गोल ये है, और यही रीजन है कि यमन को अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सऊदी अरब ने रखा है। इनफैक्ट हमारे दर्शक जो एक सर्टेन एज से ऊपर के होंगे, उनको ये बात याद भी होगी कि थ्रू आउट 1950s और 60s इसी यमन में सऊदी अरब ने इन्हीं हुतियों के साथ मिलके नसर के अगेंस्ट में और इजिप्ट के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी उस जमाने में। अच्छा, ये हुतीज का जो अगर आप थियोलॉजिकल पोजीशन देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। जब सऊदी अरब को उससे लड़ना होता है तो सऊदी अरब उसको शिया डिक्लेयर कर देता है कि शिया है। जब नसर से लड़ना था, और नसर जो है वो लादीनी थे या कह लीजिए कम्युनिस्ट थे, तब सऊदी अरब ये कहता है कि ये सुन्नी है। तो वो अपने मफादात को सर्व करने के लिए सऊदी अरब हुतीज को कभी सुन्नी तो कभी शिया जो है वो बनाता रहता है। अगर आपने हुतीज के थियोलॉजी को देखा होगा, तो एक्चुअली में उनके डे टू डे रिलीजियस जो उनका उनका जो अकीदा है, वो बहुत मामले में एक्चुअली हमारे जो ये बड़े सगीर में जो हनफी मसलक के जो लोग हैं, उनसे बड़ा मिलता जुलता है। जाहिर है कि आप हनफी मसलक में जो हमारे यहाँ जो बरेलवी हैं, और उनके अगर आप अकीदा को देखें, तो अगर आप सिर्फ उसमें से नक्शबंदिया को अगर माइनस कर लें, तो जो बाकी तीन सिलसिले हैं, यानी चिश्ती हैं या सोहरावर्दिया हैं, ये सारे अगर आप सिलसिले देख लें, तो उनका थियोलॉजिकल जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है जो हुतीज का। होती है। लेकिन चूंकि सऊदी अरब की लड़ाई उनसे है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये शिया है। लेकिन जिस जमाने में कम्युनिस्ट से लड़ाई थी, तो उस जमाने में उनके लिए वो सुन्नी था। तो असली मामला ये है कि सऊदी अपने जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको सर्व करना चाहता है। उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यमन का साहिल और यमन के जितने जजायर हैं उस पे प्रो सऊदी एलिमेंट का कब्जा रहना जरूरी है। और इसी कारण से ये आप सारा जो है वो मसला वहां पर। यमन में जैसे आपने बताया कि सऊदी अरब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करना चाहता है, वैसे ही क्या सऊदी अरब और मुत्तहदा अमीरात के ताल्लुकात की नौयत क्या है? क्या इनके ताल्लुकात दोस्त ममालिक के हैं या हरीफ के हैं? देखिए, ये ना दोस्त ममालिक के हैं ना हरीफ के, इसके बीच के दरमियान की चीज़। इसको इस तरह से समझ लें कि अ, खासकर अरब सोसाइटी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक उसको नहीं समझेंगे तो शायद इस पेचीदगी से भरी हुई रिलेशनशिप को भी नहीं समझ पाएंगे। अरब सोसाइटी में गेस्ट को लेके और इस तरह की चीज़ों को लेके बहुत ही फॉर्मल सोसाइटी है। और आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी अगर आपके घर पे आ रहा है और मीटिंग वगैरह हो रही है, तो उस समय एक दूसरे को प्रेज करेंगे। वो मतलब किस्म किस्म का लकब जो है एक दूसरे को देंगे, और इस तरह की चीजें होती है। ये सब एक एक फॉर्मल कल्चर का हिस्सा है।
तो अगर कोई आदमी उस मीटिंग को देख रहा हो तो वो सोचेगा कि ये तो पता नहीं देरीना दोस्त कोई इनका आ गया है, पता नहीं कितने सालों से इनकी दोस्ती है। पर संभव ये है कि उनके दरमियान में एक्चुअली में वो वॉर चल रही है। लेकिन वॉर अपनी जगह है, और जो आपके जो सोशल वो होते हैं, मूड होते हैं, वो जो मुआशरे का जो एक, एक, एक निशानी है, वो एक अलग तरीके की है, इसीलिए उसको समझने में दिक्कत होती है। मेरा ये मानना है कि ये ना तो दुश्मन है और ना ही दोस्त है। ये अब कॉम्पिटिटर के पोजीशन पे हैं, क्योंकि देखें दोस्त और दुश्मन के दरमियान में भी एक पोजीशन होता है जिसको हम कॉम्पिटिटर की पोजीशन कहते हैं। आपने अभी देखा होगा अमेरिका ने जो अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जारी की है, उसमें उसने इसी बात पे बल दिया है कि चाइना कैसे उसके लिए ना दोस्त है ना दुश्मन है, बल्कि एक कॉम्पिटिटर है। हाँ, तो वो पोजीशन यहाँ पे सऊदी अरब और यूएई में भी देखने को मिल रही है। हालांकि मैं ये बात आपको बताऊं कि इस ये मजीद डिटोरिएट अभी आगे करेगा, क्योंकि यूएई, जिसको अंग्रेजी में हम एक कहावत हम कहते हैं ना कि पंचिंग अबव हिज वेट, अपनी औकात से ज्यादा फुदकना, वो चीज जो है वो यूएई यहाँ पे चूंकि इसराइल के साथ उसके बड़े करीब संबंध हैं, तो उसके सह पे और उसके सपोर्ट से यूएई जो है वो बड़ी वो बहुत यानी कूद रहा है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का, और इस्लामिक वर्ल्ड ना कह लें तो कम से कम सुन्नी वर्ल्ड का, तो अपने आप को एक सरबराह, एक वो तो मानता ही है कि हम उसके लीडरशिप पोजीशन पे हैं। और चूंकि हरमैन शरीफ का पे उसका कंट्रोल है, तो जाहिर है कि उसको एक इसके लिए लेजिटिमेसी भी वहां से ड्रॉ करता है वो। उसको ये लग रहा है कि उसकी इस पोजीशन को यूएई थ्रेटन कर रहा है बाय पंचिंग अबव इट्स वेट। एक हम्म। चीज को ना भूलें कि सऊदी अरब एक प्रॉपर मुल्क है, एक उसकी ठीक ठाक 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन है। यूएई एक शहर है जिसके पास, यूएई को एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से ज्यादा उसकी कोई औकात है नहीं। लेकिन पेट्रोल पंप अपने आप को एक देश समझने लगा है, क्योंकि लीगल पोजीशन उसकी देश की है, तो सही में उसको लग रहा है कि वो किसी किस्म का रीजनल एक सुपर पावर बन गया है। तो तमाम देश उसको, जिसको कहते हैं ना कि उसके पर कतरने की कोशिश में लगे हुए हैं, और सऊदी अब धीरे धीरे उस पोजीशन में पहुंच रहा है कि जहां वो यूएई के इस आउटसाइज्ड, अपनी औकात से बड़ा आउटसाइज्ड रोल को कतरने के लिए वो रेडी नजर आ रहा है। जैसे आपने बताया कि मजीद खराब होंगे, मजीद डिटेरेट होंगे ये ताल्लुकात, तो इसमें मुझे ये जानना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए कि खलीजी ममालिक आमने सामने कब कब आए हैं, और क्या सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात भी आमने सामने आए हैं? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये आमने सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक ये होता रहा है कि सऊदी अरब बिग ब्रदर का रोल प्ले करता। देखिए कतर का मामला अलग है, हम अब उस पर आएंगे। कतर वाले मामले में जो आप कंपटीशन देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आइडियोलॉजिकल पोजीशन वहां पे डिफरेंट थी। कतर जो है वो इख्वानुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता था, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इख्वानुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े बड़े आलिम जो हैं, खासकर यूसुफ करदावी और ये तमाम लोग जो हैं, वो उनको उसने पनाह दे रखी थी वहां पे, यानी कतर में दे रखी थी। और सऊदी अरब हो या यूएई हो या बहरैन हो, ये तमाम जो रजवाड़े हैं, इनको ये डर था कि इनके सपोर्ट से इनके यहाँ कोई अंदर जो है वो कोई गदर या इस तरह की कोई चीज क्रिएट ना की जाए। तो इसीलिए सब ने मिलकर कतर की घेराबंदी करने की कोशिश की। हालांकि ईरान ने कतर की मदद करके उस घेरेबंदी को तोड़ दिया, जो हमारे दर्शक जानते होंगे, जो आज से कुछ 7-8 साल पहले जो है देखने को मिला। लेकिन यूएई के साथ संबंध अच्छे रहे, मोर और लेस इसलिए भी अच्छे रहे क्योंकि बिग ब्रदर का रोल सऊदी प्ले करता था और यूएई एक सबॉर्डिनेट का एक रोल प्ले करता था। लेकिन जैसा कि हम घरेलू रिश्तों में भी देखते हैं, ये चीज बहुत अहम हो जाती है कि जब बिग ब्रदर का जो स्मॉल ब्रदर है, यंगर ब्रदर जो है, वो बिग ब्रदर बनने की कोशिश करने लगता है, तो कशीदगी जो है वो घर के अंदर भी नजर आती है। तो वाइडर डिप्लोमेटिक लेवल पे भी जो पर्सियन गल्फ के जो ममालिक हैं उसमें ये चीज आपको अब नजर आने लगी है, क्योंकि जिस जमाने तक सऊदी अरब का लार्जर रोल था तो वो अपने आप को सिक्योर फील करता था। लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन सलमान ने, वो इतना ज्यादा मातहत हो गए मोहम्मद बिन जायद के कि मोहम्मद बिन जायद की ताकत बढ़ गई, और अब मोहम्मद बिन सलमान को ये लगने लगा है कि ये आउटसाइज्ड रोल जो ये बिग ब्रदर बनने की कोशिश यूएई की है, वो कहीं ना कहीं सऊदी अरब का जो पोजीशन है एज ए लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उसको वो खतरे में डाल रहा है। तो ये
ये जो आप इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, ये इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें रोल रिवर्सल हो गया। क्या कोई तीसरा ताकत भी इसमें शामिल है, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, सऊदी अरब अपने आप को अभी घिरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रही है कि यूएई ने तमाम इस तरह के अलाइंसेस बना लिए हैं। यूएई ने इसराइल के साथ अलाइंस बना लिया, सऊदी अरब के ने पीठ के पीछे अलाइंस तो बना लिया था, लेकिन आपने बार बार नोटिस किया होगा पिछले अभी 6-7 महीनों में काफी कशीदगी बढ़ गई थी सऊदी और इसराइल के दरमियान भी। हालांकि पीछे दोस्ती थी, लेकिन अभी कुछ बढ़ गई, इसीलिए क्योंकि यूएई के शह से, उसके शह से इसराइल जो है वो सऊदी को दरकिनार करने लगा। अब सऊदी अरब के साथ मसला है कि उसके पास ऑप्शंस बहुत कम है, लेकिन कुछ दरवाजे उन्होंने खोले हैं। जैसा हमारे दर्शकों को ये पता होगा, अभी पिछले 2 महीनों से पीठ पीछे हिजबुल्लाह के साथ सऊदी अरब की बातचीत भी चल रही है। और ये बातचीत ईरान के अंदर अली लरजानी, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने ये जो है बातचीत करवाई है। लोकल लेवल पे सीरिया में भी आउटसाइज्ड रोल जो यूएई और इसराइल का धीरे धीरे बन रहा है, वहां पर भी एक रेप्रोशमा जो है वो सऊदी अरब और तुर्की के बीच, और इनफैक्ट इसमें ईरान भी अब शामिल हो रहा है, एक नया महाज वहां पे खड़ा हो रहा है। ये जो यूएई और इसराइल का महाज है उसके अगेंस्ट में, तो ऑप्शंस अभी सऊदी अरब के हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिसका आपने 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से जिसकी मुखालिफत कर रहे थे, उसके साथ ओवरनाइट जो है वो आपकी दोस्ती तो हो नहीं सकती, क्योंकि तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो है वो रहते हैं। उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये महाज जो है वो, नया महाज जो है वो बन के खड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑप्शन सऊदी अरब के पास हैं, और वो ये ऑप्शन तलाश रहा है, और चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, इन ग्रुप्स के साथ ये अपने यानी एटलीस्ट अगर एक अलायंस नहीं बन रही है, तो कम से कम जो कशीदगी थी उसको हटाने की कोशिश तो बिल्कुल ही सीरियस तरीके से हो रही है, और वो उसके परिणाम नजर भी आ रहे हैं। जैसा आपने लुबनान में देखा होगा कि हिजबुल्लाह पे जो ये प्रेशर सुन्नियों ने और क्रिश्चियंस ने डाल रखा था कि आप जो है अपने आर्म को सरेंडर कर दीजिए, उसमें जो सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल था। आपने भी नोटिस किया होगा पिछले करीब 2-3 हफ्तों से सऊदी अरब ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया, यानी वो एक किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग वहां पे देखने को मिल रही है। क्या सौरभ साहब, आपको लगता है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, ये अभी मैं इसको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्रिडिक्शन करूं तो ये मजीद अभी खराब है। इसमें सुधार की तब तक गुंजाइश नहीं है जब तक यूएई अपने आप इसमें यानी अपना रोल जो है वहां से रिवर्स ना करे। ये जो यूएई ने कहा ना कि हम अपने सैनिक बुला लिए हैं, ये आंख में धूल झोंकने वाली बात है, क्योंकि सैनिक रहने से कोई मतलब नहीं है। वहां पे जो लोकल मिलिशिया को आप ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, जो मिलिशिया आपके तरफ से लड़ रही है, तो आपके सैनिक को रहने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो वो धूल झोंकने वाली बात है, लेकिन सऊदी अरब के इंटेलिजेंस को तो पता है कि वहां पे एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो मैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, अगर सीरियसली जब तक उसके जो मिलिशिया हैं वो आबादी हदरमौत से पूरी तरह से विड्रॉ करके, और वहां पे वापस से सऊदी सपोर्टेड जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट थी, उसका जब तक वापस से वहां पे दखल नहीं हो जाता, मैं इस सिचुएशन को फर्दर डिटोरिएट होते हुए देखता हूँ। क्योंकि ये सिंगल एरिना नहीं है जहां पर ये लड़ाई हो रही है, जैसा मैंने अभी इशारा किया कि डिप्लोमेटिक लेवल पे तमाम जगहों, तमाम एरिनाज में ये लड़ाई आपको देखने ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही साहब, जिन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहदा इमारात के ताल्लुकात और इनके मुस्तकबिल पर अपने रोशनी डाली। अब मैं दूसरे मसले पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। एशिया में साबिक वजीर आजम नजीब रजाक के खिलाफ मजीद बदगुमानी के मामलों में और सजा सुनाई गई है। इसके पीछे कोई सियासी मकसद है या इनके ऊपर इल्जाम दुरुस्त हैं? देखें, ये बड़ा पेचीदा मामला है कि पॉलिटिशियन थोड़ा थोड़ा बहुत हेर फेर थर्ड वर्ल्ड में चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अगर वो उतना पैसा नहीं बनाएगा तो चुनाव जीतेगा। और वो आपको नजर आ जाएगा उन देशों में जहां पर ये बड़ा लॉपसाइडेड फंडिंग आपको नजर आती है। उन्होंने काफी काम करवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके टाइम में अच्छा खासा एक डेवलपमेंट मलेशिया में देखने को मिला है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि करप्शन तो हुआ है। अब दिक्कत ये है कि मलेशिया टेक्निकली कहने के लिए थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन वो कोई भारत पाकिस्तान तो है नहीं। वो भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एक देश है। डेवलपमेंट का मैार जैसे जैसे बढ़ता है किसी भी देश में, तो करप्शन के प्रति जो उनका रवैया होता है वो दो तरीके का होता है। या तो करप्शन जो है वो लीगलाइज्ड हो जाती है, जैसे आप अमेरिका में देखते हैं कि भाई मैं सीनेटर हूँ,
तो मैंने किसी कंपनी से पैसे लिए ओपनली, और उसके हक में मैंने कोई बिल जो है वो प्रेजेंट कर दिया जो लॉ में बन गया। इस अमेरिका में ये लीगलाइज करप्शन है, लॉबी के थ्रू और इसके थ्रू इसको लीगलाइज कर दिया गया। या आपको यूरोप में दिखेगा जहां लॉबी का उतना बड़ा रोल नहीं है, तो वहां क्या होती है कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई करप्शन करता है तो उसको जेल की सजा जो है सुनाई जाती है, जो जनरली थर्ड वर्ल्ड में हमको नजर नहीं आती है। भारत वगैरह में इस तरह की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। अब मलेशिया जो है वो उसने यूरोपियन मॉडल अख्तियार किया है फिलहाल, और वो ये दिखाना चाहता है कि वो करप्शन को लेके बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसीलिए आप ये स्टेप्स वहां पे आपको नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि फर्दर और सॉलिडिफाई ही होंगे। इसके अंडरमाइन होने की कोई गुंजाइश अभी फिलहाल नजर नहीं है। इस फैसले का मलेशिया की सियासत पर कितना असर, क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, क्योंकि मलेशिया एक मेच्योर डेमोक्रेसी की तरह हो गया है। तो वो कल्ट, जहाँ कल्ट फिगर्स होते हैं तो उनको लेके क्या होता है कि लोग उस फिगर के फॉलोअर होते हैं, और जाहिर है कि उसको लेके प्रोटेस्ट और इस तरह की, जैसा हमने इमरान खान के केस में देखा पाकिस्तान में कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान के सपोर्टर जो है किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन वगैरह किया या कर रहे हैं। जब सोसाइटी डेवलप होती है, डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाती है, तो कल्ट फॉलोइंग कम होती जाती है, और वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पार्टीज जो हैं, जो महाज हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। वो मलेशिया में नजर आए। हालांकि ये चीजें वापस भी हो सकती है, अंडरमाइन भी होती है, जैसे हमने अमेरिका में देखा कि वापस से ये कल्ट की तरफ डेमोक्रेसी जो है रुख कर गई। तो मुझे बहुत ज्यादा कोई इससे नहीं लग रहा है कि कोई डिस्टेबलाइजेशन जैसी कोई चीज मलेशिया में होने वाली ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही साहब, जो हमारे नाजरीन पर आलमी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जिन्होंने अपनी राय रखते हुए ये बताया कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात कैसे हैं, और मलेशिया में इसका नजीब रज़ाक पर का सियासत पर क्या असर पड़ेगा। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प और बामाने बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में भी हाजिर होंगे एक नए रुख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।